नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने कल के क्लास को एएसआई से समाप्त किया था। एएसआई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है। क्या है? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। एएसआई को क्या माना जाता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्या माना जाता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उत्तराधिकारी माना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की थी और सर विलियम जोन्स ने इस संस्था का गठन भारत में जो धार्मिक ग्रंथ थे उनका अनुवाद करने के लिए इस संस्था का गठन किया था और इससे मतलब इसका उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? एएसआई को माना जाता है। और एएसआई के वर्तमान समय में महानिदेशक वी विद्यावती हैं। तो इस चीज को हमें याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो एएसआई को माना जाता है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई है? 1784 में हुई है और इसकी स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, तो इस चीज को हमको लिखना है। पहली बात तो हमें नोट करके लिखना है कि नोट करके लिखिएगा एएसआई के वर्तमान महानिदेशक वी विद्यावती हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की थी। इसका उत्तराधिकारी एएसआई को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहीं से हमारी बात को यहाँ पे खत्म करना है और हम आज पुनः आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम आज विविध में हम पढ़ेंगे रेडियो कार्बन तिथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेडियो कार्बन तिथि के बारे में। रेडियो कार्बन तिथि को लेकर हमसे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। रेडियो कार्बन तिथि का सबसे पहली बात तो पूछा गया है कि जनक कौन है। क्या पूछा गया है? जनक कौन है? तो रेडियो कार्बन तिथि के जनक एफ लिवी हैं। क्या है? एफ लिवी हैं और इन्होंने ही सर्वप्रथम इसके बारे में हमें बताया था। और रेडियो कार्बन तिथि से हम फाल्सिस ऑब्लिक जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा फाल्सिस ऑब्लिक जीवाश्म का अध्ययन करते हैं और यह भारत में सबसे पहली बार प्रयोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई में किया गया था। तो इस चीज को हमारे यहाँ नेट में पूछा गया है और इसको सिविल आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियो कार्बन तिथि क्या है, जिसे C14 के नाम से भी जाना जाता है, उसके जनक कौन है? तो उसके जनक हैं एफ लिवी। तो इस चीज को हमें नोट करके लिखा है। हेडिंग डाली गया रेडियो कार्बन तिथि।
रेडियो कार्बन तिथि। ठीक है, लिखिएगा। कार्बन डेटिंग, इसे ही कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्लिक कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा फाल्सिस ऑब्लिक जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। इसके जनक एफ लिवी हैं। ठीक है, भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर मुंबई में किया गया था। ठीक है, देखिए, ये जिसके बारे में बताना चाह रहा हूं मैं, बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या है? बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि कार्बन C14 क्या होता है, C12 क्या होता है, लेकिन हमको क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे इस चीज को ध्यान रखना है कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म या फाल्सिस की आयु का अध्ययन किया जाता है। और इसके बारे में हमको ये जान रखना है कि इसके जनक कौन है, एफ लिवे हैं। और भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर मुंबई में किया गया है, जो आपसे पूछा गया है। और आगे का जो टॉपिक है ये हमारे यहां का टॉपिक नहीं है, जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, लिख लिया आपने? नेक्स्ट पॉइंट पे हम अब बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राउंड स्टोन टूल्स का संबंध किससे है। क्या है? ग्राउंड स्टोन टूल्स का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है और इसका संबंध कृषि अर्थव्यवस्था से है। मतलब कि मानव ने सबसे पहले लोहे का आविष्कार तो किया नहीं था। क्या है? लोहे का आविष्कार किया नहीं था। और मानव नवपाषाण काल में, क्या है, नवपाषाण काल में जब कृषि का प्रयोग किया होगा, क्या है, कृषि की जब जानकारी हुई तो उसने क्या हुआ, पाषाण के माध्यम से ही क्या किया होगा, उपकरण बनाए होंगे। और उसी उपकरणों के माध्यम से ही क्या किया है, कृषि को बनाया होगा। इसलिए पूछा गया क्वेश्चन क्या था कि ग्राउंड स्टोन टूल्स का संबंध किससे है, तो ग्राउंड स्टोन टूल्स का संबंध कृषि अर्थव्यवस्था से है। लिख लीजिएगा, ग्राउंड स्टोन टूल्स का संबंध कृषि अर्थ व्यवस्था
अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे मिक्स टाइप की चलेंगी, और मैंने इसीलिए इस टॉपिक को मैंने क्या लिखवाया है, विविध या मिसलेनियस लिखवाया है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें इधर उधर चलती रहेंगी। हमको क्या करना है कि फैक्ट को याद करने के लिए इसे 1 से 2 बार या 2 से 3 बार आपको इस वीडियो को देखना है, जिससे क्या हो जाएगी, आप में कुशलता आएगी, और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तब जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नवपाषाण काल में, क्या है, नवपाषाण काल में मानव बर्तन बनाता था या नहीं, और इसका आंसर सत्य और असत्य में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सत्य और असत्य में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया था कि मानव द्वारा बर्तन नवपाषाण काल में बनाया जाता था, तो इसका आंसर था सत्य। मानव नवपाषाण काल में एकदम कुशल हो गया था। मैंने आपको बताया था कि मानव इस समय कृषि कर रहा था, और कृषि के साथ चाक पर, क्या है, चाक पर वह क्या करता था, बर्तन को भी बनाता था। लेकिन एग्जामिनर आपसे यह जानने की कोशिश करता है कि आपने उसको किस तरीके से समझाया। चाक के बारे में हमसे पूछा, वो बताया कि मैंने चाक, मतलब कि हमने चाक बनाना कब सीखा, नवपाषाण काल में। लेकिन अगर आपसे यही चीज पूछ ली दूसरा, क्या हम नवपाषाण काल में बर्तन बनाना जानते थे, तो हमको यह भी आंसर देना होगा कि हाँ हम जानते थे। जब चाक बनाया तो बर्तन भी बना रहे हैं। ठीक है, और बर्तन बनाने का कार्य कौन कर रहा था, कुम्हार कर रहे थे। तो नोट करके लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में मानव बर्तन बनाना जानता था, सत्य है। ठीक है, देखिएगा एग्जामिनर का मूड ऐसा होता है कि आपसे अंदर की चीजें भी जानने की कोशिश करता है। और हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके सब्जेक्ट विशेष में आपसे बहुत अच्छी जानकारी की उम्मीद रखता है। इसलिए हमको हर पहलू को बहुत ध्यान से समझना है कि इसका एक आंसर और क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थल है, क्या है, ऐसा कौन सा स्थल है जहां से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के स्थल पाए जाते हैं। नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के स्थल पाए जाते हैं, तो वह स्थल है मेहरगढ़। कौन सा स्थल है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है नवपाषाण काल का। जैसे मैंने बताया था, वहां से क्या पाया गया था, गेहूं और जौ के साक्ष्य पाए गए थे। तो इन चीजों को हमें याद रखना है कि नवपाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कहां पाए गए हैं, मेहरगढ़ से पाए गए हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले एक चीज आपको बताई थी कि वह कौन सा स्थल था, क्या है, वह कौन सा स्थल था जहां पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। तो वह था उत्तर प्रदेश का बेलन नदी घाटी क्षेत्र। उसी तरीके से यहां पे हमें ध्यान रखना है कि नवपाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कहां पे पाए गए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। लिखिएगा नोट करके, नवपाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जब वीडियो देख रहे हो उसी समय
पॉज करके मेहरगढ़ से जो भी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उसे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिससे क्या होगी, आपकी क्या होगी, कुशलता है कि और वो चीजें पुनः याद करने में आसानी होगी। हम जिस चीज को बार बार लिखते हैं वो चीजें हमें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि निम्न पुरापाषाण काल में मानव किस उपकरणों का प्रयोग करता था। क्या है, मानव किस उपकरणों का प्रयोग करता है। मैंने आपको बताया था पुरापाषाण काल में मानव पेबुल, चापर एवं चापिंग उपकरणों का प्रयोग करता था, लेकिन उसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहा जाता है, कोर उपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता था, कोर उपकरण कहा जाता था। यह क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2007 में कि पुरापाषाण काल में मानव कौन से उपकरणों का प्रयोग करता था, तो वो था कोर उपकरण। लिखिएगा, पुरापाषाण काल का मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, उपकरणों का प्रयोग करता था। ठीक है, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नवपाषाण काल का वह कौन सा स्थल या वह कौन से स्थल थे जहां से क्या है, अबाधित रूप से पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। क्या है, पाषाण उपकरण एवं हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम, क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम कहां पर स्थित है, कश्मीर में स्थित है। वहां से हड्डियों के उपकरण अनवरत मतलब कि अबाधित रूप से प्राप्त हुए हैं। और बिहार का चिरान नामक स्थल है जहां से यह क्रमशः पाए गए हैं। तो लिख लीजिएगा, नियो या नवपाषाण, इसको पहले साफ करते हैं। ठीक है, नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम ब्रैकेट में कश्मीर लिख लेना, कश्मीर तथा चिरांद बिहार से हमें हड्डियों के उपकरण अबाधित रूप से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहीं पे एक चीज और नोट करके हम लिख सकते हैं कि चिरान, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिरान से क्या मिला है, मृग सिंह से निर्मित उपकरण मिले हैं। क्या है, मृग सिंह से निर्मित उपकरण मिले हैं। इसे नोट करके यहीं पे लिख भी लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, चिरान से हमें मृग सिंह के
उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि मैंने आपको बताया था कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। कोलडीबा से मिले हैं, लहुरा देव से मिले हैं, बेलन घाटी का ही स्थल क्या है, कोलडीबा कहाँ का स्थल है, बेलन घाटी का स्थल है। और इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेलन नदी घाटी क्षेत्र में वह कौन सा स्थल है जहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमें एक स्थल तो का नाम पता है जिसको क्या कहा जाता है, कोलडीबा। दूसरा नाम हमें जानना है और दूसरा नाम था महगड़ा, जहां से क्या मिले हैं, हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लिख लीजिएगा, बेलन घाटी, बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित कोलडीबा एवं महगड़ा से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और एक चीज और, मैंने एक चीज वहां पर अभी बेलन घाटी पढ़ा रहा हूं तो मैंने एक चीज वहां पर शब्द गलत लिख दिया था। क्या लिख दिया था, गलत लिख दिया था। मैंने टेक्स्ट को टेस्ट लिख दिया था। इस चीज को यहीं पर सुधार लीजिएगा कि बेलन घाटी से हमें टेक्स्ट बुक नोट करके लिखिएगा, बेलन घाटी से हमें टेक्स्ट बुक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब टेक्स्ट बुक इसे क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि यहां पर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो स्थल मिले हैं वो सब अलग अलग प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टेक्स्ट बुक कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा कि उपकरणों की खोज क्या है, उपकरणों की खोज तथा नवपाषाण युग में उनके कार्यान्वयन, मतलब कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी किसने दी थी, तो वो विद्वान थे ले मेंसुयर। कौन थे, ले मेंसुयर थे। इसके बारे में हमको जानना है। इन्होंने 1860 में क्या है, 1860 में इलाहाबाद के टोंस नदी घाटी, क्या है, टोंस नदी के तट से इन्होंने कुछ उपकरण प्राप्त किए थे। इसी के आधार पर इन्होंने इस चीज को बताया था। तो लिख लीजिएगा, उपकरणों की खोज, उपकरणों की खोज तथा नवपाषाण काल, क्या है, उपकरणों की खोज तथा नवपाषाण काल में उनके कार्यान्वयन की जानकारी ले मेंसुएर से मिली है। ठीक है, लिख लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और भी चीज़ें हमसे पूछी गए, क्या है, और भी चीज़ें हमसे पूछी गए, और उनमें से हमसे एक चीज़ पूछा गया है कि गर्तावास के साक्ष्य, क्या है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गर्तावास के साक्ष्य कश्मीर के बुर्ज होम एवं गुप्त कराल से प्राप्त हुए हैं। लेकिन एलटी, क्या है, एलटी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, एलटी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, और उसमें मल्टीपल क्वेश्चन था, क्या था, मल्टीपल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, और उसमें आंसर बनाया था कि बुर्ज होम, क्या है, बुर्ज होम तथा रंगपुर से हमें गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगपुर एक प्राक हड़प्पीय स्थल है। प्राक हड़प्पीय का मतलब वह है कि हड़प्पा की प्रारंभिक अवस्था से वहां के साक्ष्य मिलते हैं, और रंगपुर से ही हमें क्या मिला है, धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, जो हमसे कई बार पूछा गया है। तो हमें नोट करके लिखना है, क्या है, नोट करके लिखना है कि गर्तावास के साक्ष्य, क्या है, गर्तावास के साक्ष्य हमें बुर्ज होम, गुफ कराल एवं रंगपुर कहां पड़ता है, गुजरात, रंगपुर गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहीं पर एक चीज और नोट करके लिखिएगा, रंगपुर से हमें प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है, क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको चावल के साक्ष्य कई जगहों से पढ़ाए हैं, लेकिन उसी में एक चीज और हमें मेंशन करनी है। जब मैंने आपको लहुरा देव बताया था, क्या है, लहुरा देव बताया था, तो मैंने आपको यह बताया था कि लहुरा देव संत कबीर जिले में स्थित है। और दूसरी चीज आपसे ऑप्शन बेस पर मैंने आपको बताया था कि चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, गंगा घाटी में 1000 BC के मिले हैं, जो ऑप्शन बेस्ड था। उसी तरीके से ऑप्शन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा घाटी में चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो उसका आंसर बनाया है लहुरा देव को। ठीक है, तो हमको लिखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में में गंगा घाटी लहुरा देव से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राप्त हुए। दोस्तों, आपको इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैं जो भी चीजें यहां बता रहा हूं, मैंने कॉन्सेप्ट को आपको पिछले 4 लेक्चरों में बता दिया है। यहां पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, आए हुए क्वेश्चनों को बता रहा हूं। तो ये जो भी चीजें बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। मैं अपने तरीके से इन्हें जोड़ने की कोई भी कोशिश
नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इससे जोड़ने की कोई जो कोशिश नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट हमने आपको पढ़ाया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का जो जीवाश्म मिला था वो किसका मिला था? होमो इरेक्टस का मिला था। और कहां से मिला था? हथनोरा से मिला था। और इसका एक नाम और होमिनिड जीवाश्म भी है। क्या है? होमोनिड जीवाश्म भी है, जिससे पीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में होमिनिड जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? होमो इरेक्टस भी कहा जाता है। कहां से मिला है? हथनोरा से मिला है, जिसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने की थी। तो लिख लीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में होमोनिड जीवाश्म आब्लिक होमो इरेक्टस के जीवाश्म हथनोरा से प्राप्त हुआ है। इसका उत्खनन या इसकी जानकारी अरुण सोनकिया ने दी थी। देखो दोस्तों, यहां पर कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन कुछ रिपीट हो रही हैं तो आप इस चीज को देखिएगा कि यहां पर हमें कुछ नया भी मिल रहा है। पहले हम क्या जानते थे? होमो इरेक्टस को जानते थे। होमो इरेक्टस को हम किस नाम से और जानते हैं? होमोनिड के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, यहां पर एक लेक्चर मैं मानव के विकास क्रम पर भी रखूंगा, लेकिन मैंने आपको इसलिए अभी नहीं रखा था क्योंकि वह टॉपिक अभी हमारे लेवल से थोड़ा अलग था। कुछ ही चीज़ें हमारे यहाँ मानव विकास क्रम से पूछी जाती हैं, जिसके बारे में मैं क्या करूँगा, एक 35 से 40 मिनट का एक लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें मानव द्वारा जो विकास हुआ है या मानव की जो प्रजातियां हैं उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं या क्या क्या कार्य किए, उनका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ एक क्वेश्चन अभी नेट में बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या पूछा जा रहा है कि हाल फिलहाल या फिर सीधे उसने लिखा है कि 2001 ईस्वी में क्या है? 2001 ईस्वी में कहां पर एक शिशु कपाल का साक्ष्य मिला है। क्या है? एक शिशु कपाल का साक्ष्य मिला है। तो उसका आंसर बनाया गया था औदे। क्या बनाया गया है? औदे। और ध्यान देने वाली बात है, जो नेट की तैयारी भी करते हैं वो क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर पे कार्य नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कार्य नहीं करते हैं। और जो आते हुए क्वेश्चन भी हैं वो क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अब तक इसने यह क्वेश्चन नेट के एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है। इससे पहले, मतलब कि अभी जो एग्जाम हुआ था, इससे पहले वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 ईस्वी में कहां से एक शिशु कपाल प्राप्त हुआ था? तो औदे से प्राप्त हुआ था। औदे कहां है? केरल में स्थित है। तो लिखिएगा 2001 ईस्वी में 2001 ईस्वी में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्र को
विल्लपुरम, विल्लपुरम जिले, विल्लपुरम जिला में स्थित औद्देश्य एक शिशु का पाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, लिख लीजिएगा। शिशु का पाल प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ है? औद्देश्य हमें यह चीज प्राप्त हुई है, और कई बार आपसे यह चीज पूछा भी जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हैंडेक्स उपकरण किस प्रकार के उपकरण थे? क्या थे? हैंडेक्स उपकरण किस विधि से बनाए गए थे, या किस प्रकार के उपकरण हैं? तो हैंडेक्स उपकरण बाइफेशियल था। क्या था? बाइफेशियल उपकरण था, मतलब कि दोनों तरफ, क्या है, दोनों तरफ से उसका प्रयोग किया जा सकता था। और यह क्वेश्चन लेक्चरर एग्जाम 2012 में पूछा गया कि हस्तकुठार उपकरण किस प्रकार का उपकरण है। तो हस्तकुठार उपकरण बाइफेशियल उपकरण है, और इसकी जानकारी सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दी थी। कब दी थी? 1863 ईस्वी में दी थी, और इन्होंने कहां से प्राप्त किया था? पल्वरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। तो लिख लीजिएगा कि हस्तकुठार ऑब्लिक हैंडेक्स उपकरण बाइफेशियल विधि से बनाए गए उपकरण थे। बाइफेशियल बनाए गए उपकरण थे। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करेंगे। ये पूछा क्या है कि प्रागैतिहासिक, क्या है, प्रागैतिहासिक युग का मानव रहता कहां था? क्या पूछा गया है? प्रागैतिहासिक युग का मानव कहां पर रहता था? प्रागैतिहासिक का मतलब पाषाण काल से है, किसी एक विशेष की बात नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा, मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जहां पर क्या होता है, लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है, और उस समय मानव क्या था? असभ्य था। और उसमें मैंने आपको बताया था शुरू में मानव कहाँ रहता था? नदियों के किनारे रहता था। फिर कहाँ रहना शुरू किया? कंदराओं में। फिर उसके बाद झोपड़ी पर, फिर एक मचान बनाकर, सबसे पहले कहाँ पे रहा है? मचान बनाकर या पेड़ों पर, कंदराओं में और गुफाओं में निवास करता था। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो लिखिएगा प्रागैतिहासिक युग का मानव, प्रागैतिहासिक युग का मानव मचान कंदराओं एवं गुफाओं में निवास करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया कि कहां कहां पर निवास करता था। तो मचान पर रहता था, कंदराओं पर रहता था एवं गुफाओं में निवास करता था। ठीक है, इसी तरीके से हमसे
जो मध्य पाषाण उपकरण है, क्या है, मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण है, हमसे पूछा गया है कि किस तकनीक का, क्या है, किस तकनीक का प्रयोग करके यह उपकरण बनाए जाते थे, तो वह तकनीक की थी लेवा लोवा तकनीक। लेवा लोवा तकनीक यह उपकरण के बनाने की उत्कृष्टता या मतलब कुशलता पर केंद्रित था। मतलब कि जो कुशलता ही उसे क्या कहा जाता है, लेवा लोवा तकनीक। ठीक है, लिखिएगा, लेवा लोवा तकनीक द्वारा लेवा लोवा तकनीक द्वारा मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण बनाए जाते थे। नोट करके चलिएगा, ये दोबारा चीजें या तो आप दोबारा देखिएगा या फिर अगर नोट करके रखिएगा तो इसको जो मतलब कि जो वीडियो है उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, आप केवल कोई नोट्स को रिवाइज कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका पुनः रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि नवपाषाण संस्कृति के उपकरण किस प्रकार के थे। तो नवपाषाण काल के उपकरण बसुली, क्या है, बसुली, छेनी एवं छेद वाला, क्या है, छेद वाला एवं गोल पत्थर क्या थे, नवपाषाण संस्कृति के परिचायक थे। क्या थे, नवपाषाण संस्कृति के परिचायक थे। कौन कौन से थे, बसुली थी, छेनी थी, छेद वाला गोल पत्थर था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, बसुली, छेनी एवं छेद वाला उपकरण नवपाषाण संस्कृति का परिचायक है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, बसुली क्या होती है, छेनी क्या होती है। ध्यान दिया होगा अगर आपके समय में आपका घर बना है, क्या है, आपका घर बना है, तो आप देखिएगा जो मिस्त्री होते हैं, मतलब कि जो इंजीनियर होता है, जो घर बनाता है, वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो नहीं, जो क्या करते हैं, ईंटों की जोड़ाई करते हैं, उनको आप देखेंगे तो उनके पास एक क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा या एक अस्त्र होगा, जिससे क्या करते हैं, वो ईंटों को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, ईंटों को तोड़ते हैं। तो एक छोटा सा जो होगा उसे क्या कहते हैं, छेनी कहते हैं। और इसी छेनी के माध्यम से, क्या है, छेनी के माध्यम से बसुली के द्वारा चोट या उस पर आघात करके क्या करते हैं, ईंटों को तोड़ते हैं। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। और दूसरी चीज आपको मैंने अब क्या करना है, एक पॉइंट और लिखना है। क्या है, एक पॉइंट और लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल में, क्या है, मध्य पाषाण काल में मैंने 3 स्थलों को बहुत प्रमुखता से बताया था, और मैंने उसमें टैगलाइन भी लगाया था कि महदहा, दमदमा एवं सराय नहर। तो उसमें से एक क्वेश्चन और पूछा गया कि बूचड़ खाना, क्या है, बूचड़ खाना का मतलब यहां पे पशु वध स्थल से है।
का साक्ष्य कहां से मिला है? तो महदहा, क्या है? महदहा से बूचड़खाना या पशुवध स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये कब का स्थल है? मध्य पाषाण काल का स्थल है। और ये कहां पर पाया गया है? प्रतापगढ़ जिले में पाया गया है। अब प्रतापगढ़ कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। एक प्रतापगढ़ राजस्थान में भी स्थित है। तो लिख लीजिएगा पशुबाड़ा, क्या है? नहीं, बूचड़खाना, बूचड़ खाना के साक्ष्य महदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? LT 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, पाषाण काल का विविध का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। क्या होता है? यहीं पर खत्म होता है। इसी में, ठीक है, अब हम आज एक और नई चीज को पढ़ेंगे। एक और नई चीज को पढ़ेंगे। वह नई